हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रोशन स्टार स्टडी पॉइंट पे। मैं ईशा आज आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ हमारी 11th क्लास की हिंदी पाठ्य पुस्तक के सैम्पल पेपर्स की। तो हमने वैसे तो ज़्यादातर अपना सिलेबस 11th का कवर नहीं किया है, बट टाइम कम है तो हम पहले सैम्पल पेपर पे ही डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 2021 से 2022 के बीच का जो आपका द्वितीय सत्र चल रहा है, यानी जो सेकंड टर्म है, उसका एक सैम्पल पेपर दिया गया है। जैसे कि आपको सभी प्रश्न पत्रों पर मिलता है, ये जो आपके निर्देश हैं वो आप जानते ही होंगे। हम अपने सैम्पल पेपर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट खंड होता है, यानी जो फर्स्ट पार्ट होता है क्वेश्चन पेपर का, उसमें हमारा ग्रामर पोर्शन पहले आता है। लैंग्वेज पेपर में हमेशा ये होता है, पहले ग्रामर पोर्शन आता है। सेकंड पार्ट जो होता है वो आपकी जो टेक्स्ट बुक मिली होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और जो थर्ड पार्ट होता है, थर्ड पार्ट दिया नहीं है, बट एक्चुअल में जो सेकंड पार्ट में जो हम इसे सब डिवाइड कर सकते हैं, तो इसमें जो होता है वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट पे ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम एक बार रीड कर लेते हैं इनको। तो पहला क्वेश्चन यही है कि आपको दो टॉपिक दिए गए हैं, आपको इस पर एक दृश्य प्रस्तुत करना है, यानी कि आपको इमेजिन करना है और वो कहानी की तरह में या फिर किसी भी वे में आपको वो चीज़ें लिखनी है। चाहे बाजार पर लिख लिए, वैवाहिक समारोह। और ये आप पे है 5 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको जैसा लगता है, जैसा आपकी कल्पनाशीलता है या क्रिएटिविटी, उस हिसाब से आप इसमें रचना कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेटर राइटिंग है, जो हमेशा लैंग्वेज के पेपर में आता ही आता है। तो लेटर राइटिंग में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, हमेशा आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ये है कि दिल्ली जल बोर्ड को, विद्युत बोर्ड को कंप्यूटर ऑपरेटर के कुछ पद रिक्त हैं और उसमें आपको अपनी योग्यता, यानी कि इसमें आपको अपना जॉब लेटर लिखना है। जॉब लेटर इंग्लिश में आपको पता ही होगा, और उसी तरह से हिंदी में जॉब लेटर लिखना है। इसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स देनी होंगी, आपकी क्वालिफिकेशंस कितनी है, आपने कितनी अचीवमेंट्स क्या क्या रही हैं, आपकी हॉबीज़ क्या क्या है, ये सब आपको मेंशन करना होता है। एक फॉर्मेट होता है इसकी रचना का, और ग्रामर के पोर्शन में आपको कराया गया होगा, नहीं भी कराया होगा तो आप इसे सर्च कर सकते हैं, इजीली आपको फॉर्मेट मिल जाएगा गूगल पे। तो यहाँ पर आपको अपनी जॉब लेटर राइटिंग करनी है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली यही है कि जो पहले तो फॉर्मेट अच्छे से याद कर लेना है। जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है ये इंट्रोडक्शन होता है, आप ये बताओगे कि हमने इस समाचार पत्र में देखा था ये पोस्ट खाली है तो हम उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में आप लिखते हो कि आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है जिसके लिए आपको चुना जाए, जितनी भी एजुकेशन उनमें मांगी होगी। जैसे कि यहाँ पे आपको कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट मांगा है, तो इस हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए। फिर आपको अपने वो बताने होते हैं कि आपने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, ताकि जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे अच्छा आए। और फिर थर्ड आपका कि आपको मतलब क्या क्या हॉबीज़ रही हैं, इंटरेस्ट, ये सब बता सकते हैं। और फिर अपना नाम एड्रेस वगैरह दे दें। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, महिलाओं पर होने वाले घरेलू उत्पीड़न से संबंधित जांच समिति का प्रतिवेदन। प्रतिवेदन 11th क्लास में आता है, 12th में भी आता है। तो प्रतिवेदन कैसे लिखते हैं ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके सिलेबस में मेंशन था, आपको पता ही होगा कैसे लिखते हैं, तो उस हिसाब से आप लिख दीजिए। या फिर सेकंड ऑप्शन में आपको दिया है, मातृ दिवस है, आयोजित किया गया है, निर्णय किया, कार्यव्रत तैयार करें। कार्यव्रत का मतलब होता है रिपोर्ट राइटिंग। इंग्लिश में आपने रिपोर्ट राइटिंग सुना होगा कि जो भी डिस्कशन हुआ है उस पर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब पे आपको रिपोर्ट तैयार करना होता है। और प्रतिवेदन एक तरह से नोटिस टाइप होता है, तो ये चीज़ें होती हैं। अगर मेरा प्रतिवेदन का गलत होगा तो आई एम सॉरी, बट ये जो कार्यव्रत रिपोर्ट राइटिंग है वो सही बताया मैंने। फिर नेक्स्ट है इसी का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, पत्ते के ये 2 वर्ड क्वेश्चन, 1 वर्ड के क्वेश्चन आंसर है, तो ये आप कर सकते हो, जो आपकी ग्रामर बुक होगी उसमें लिखा होगा। फिर यहाँ पे भी 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आया, पटकथा लेखन कंप्यूटर की भूमिका पर। ये आपकी वही बुक है जो आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम वाली पुस्तक है, उसमें से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो उसका आंसर आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम अपनी टेक्स्ट बुक पर बात करते हैं, क्योंकि मेनली हमें यही कवर करना होता है। ये नॉन होता है, आप जानते हो इसे, तो इसमें आपको जो पढ़ा है वही लिखना होता है, तो इसको समझ के करिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होता है, आप इसमें अच्छे मार्क्स, वैसे स्कोरिंग फर्स्ट वाला पार्ट ही होता है क्योंकि आप उसमें अपनी थिंकिंग से करना, आपको कुछ लर्न नहीं करना। बट अब ये डिपेंड आप पे करता है, इस पर आप अच्छे मार्क्स लेकिन ला सकते हैं। वो हमारा क्वेश्चन 5th से स्टार्ट होता है।
हाँ जी, तो 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इन चीज़ को ध्यान रखिया करिए कि जब आप क्वेश्चन रीड करते हैं तो वो कितने क्वेश्चन की डिमांड कर रहा है, कितने वर्ड लिमिट है, क्योंकि वर्ड लिमिट एक्सीड करने का कोई मतलब नहीं होता। आपके पास टाइम लिमिटेड है और वर्ड लिमिट को ही बढ़ा दोगे आप तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो 50 से 60 वर्ड लिखने हैं, इसका मतलब आप इसे 6-7 लाइन में कवर कर सकते हो आंसर को आराम से। 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन-सी विविधता कौन-सी है? अच्छा ठीक है, तो हम इस पे चर्चा करें तो आपके लिए तो हुँ, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, ये हमारी जो पोएम है उसमें से लिया गया है। घर पे वापसी, घर में वापसी जो रचना है, पोएम जो है उसमें बताया था कि किस तरह से जो कवि है वो एक ऐसा सीन क्रिएट करते हैं हम लोगों के सामने कि वो जब घर पे वापस आते हैं तो किस तरह से उनकी फैमिली होती है वो गरीबी से जूझ रही होती है। और जब गरीबी होती है तो कोई किसी को बता नहीं सकता। आप खुद भी इमेजिन कर सकते हो, आप अगर ऐसे मतलब आपके फैमिली बैकग्राउंड में ऐसे इकोनॉमिक कभी कभी ऐसा होता है, पैसे की तंगी चल रही होती है तो क्या करते हैं हम, मम्मी पापा से डिमांड नहीं कर सकते, हमारी ज़रूरत है कि हमें किताबें कॉपी खरीदनी है या नए शूज़ चाहिए, कपड़े चाहिए, हम लेकिन बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि हमें पता है कि गरीबी है तो हमारे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, वो कहाँ से अरेंजमेंट करेंगे। इसी तरह मम्मियाँ होती है, उनको पता है कि राशन घर का ख़त्म हो गया, लेकिन वो क्या बोले जाके अपने पति से, जब उन्हें भी पता है कि हमारे पति की उतनी तनख्वाह नहीं है, वो नहीं कमा पा रहे, तो उनको उसी में मैनेज करना पड़ता है, तो वो भी कुछ नहीं बोल पाती हैं। इसी तरह घर में अगर बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो बीमार हैं, उनको पता है कि उनकी दवाइयाँ ख़त्म हो रही है या उनको दर्द हो रहा है, लेकिन वो क्या बताएं क्योंकि पैसे हैं ही नहीं। ये दुनिया जो है, ये भोग विलासिता की दुनिया, यहाँ पे जो भी होता है सब चीज़ें पैसों से चलती है, बिना पैसों को आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, एक दाना तक नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आप किसी को क्या बताओगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर हम, हमारा जो ये भौतिक शरीर है, मतलब कह सकते हैं जो फिज़िकली हम हैं, इसको वैसे ही मेंटेन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? पैसों की ज़रूरत पड़ती है, वरना हम इसे मेंटेन नहीं कर सकते। और वो पैसे जब मिल ही ना रहे हों तो हम किसी को क्या अपनी व्यथा बताएँ? तो यहाँ पर इस चीज़ की बात की गई है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं रिश्ते लेकिन खुलते नहीं हैं, क्यों नहीं खुलते हैं? कौन-सी विवशता है? गरीबी की। यहाँ पे जो विवशता है वो कौन-सी है? गरीबी की है, आप ये लिख सकते हो। और क्यों नहीं खुल रहे, इसमें आपका दिया हुआ एग्ज़ाम्पल्स कैसे-कैसे किस-किस को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है, तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। ये बादल को घिरते देखा है, नागार्जुन की बहुत ही सुंदर कविता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था नागार्जुन कौन है, उनकी कविताएं किस तरीके की होती है। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि जो कस्तूरी मृग होता है, वो कस्तूरी मृग क्या होता है कि उसके अंदर से एक सुगंध आ रही होती है और वो सुगंध उसके अंदर से आती है, लेकिन उसको ऐसा लगता है वो कहीं दूर से आ रही है और वो उसी को देखने के लिए, ढूंढने के लिए पूरी जगह घूमता रहता है। लेकिन आखिर में क्या होता है, उसको वो नहीं मिलता और वो परेशान, थक हार के खुद पे ही गुस्सा होता है कि मुझे क्यों नहीं मिल रही वो चीज़, क्योंकि उसे कैसे मिलेगी, वो उसके अंदर ही है और वो उसे महसूस कर सकता है, लेकिन उसको देख नहीं सकता, छू नहीं सकता। तो ये हम कह सकते हैं इसमें मानव स्थिति की भी बात की गई है कि कुछ चीज़ें हमारे अंदर होती है लेकिन हम उसे बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे खुशी, वो खुशी हमारे अंदर ही है कि हम खुद को कितना हद तक खुश रख सकते हैं और कितना दुखी कर सकते हैं, पर हम सोचते हैं कि बाहर की चीज़ों में हम अपनी खुशी ढूंढ सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरह से कवि एक मानव स्थिति की भी बात कर रहे हैं कस्तूरी मृग के माध्यम से। बट यहाँ पे आप ये बता सकते हो, आशय स्पष्ट करना है तो एक में बता सकते हो इसका शब्दार्थ क्या है कि किस तरह से वो कहानी में बताया गया है, मतलब कविता में। और दूसरे में भावार्थ में बता सकते हो कि मानव प्रवृत्ति भी ऐसी होती है कि उसके अंदर कुछ चीज़ें होती है लेकिन वो बाहर ढूंढने की कोशिश करता है। थर्ड क्वेश्चन है, जाग तुझको दूर जाना है, कविता में अमृता सूत। तो मैंने इसमें भी इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये ज़्यादातर जो कहानियाँ लिखती जो है इनकी, वो यही बताती हैं, प्रेरणा देने वाली इनकी कविताएं होती हैं। तो जाग तुझको दूर जाना है, ये एक स्वतंत्रता जब हमें प्राप्ति नहीं हुई थी 1947 से पहले की है रचना, जिसमें जितने भी हमारे भारतवासी हैं, ये कहते हैं मूल निवासी हैं, उनको प्रेरणा दी जाती है कि आपको हमें स्वाधीनता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है, इस गुलामी से आज़ाद कराना है। तो उनमें एक राष्ट्रीय प्रेम की भावना जगाने के लिए ये रचना की गई थी और उन्हें बताते हैं एग्जाम्पल्स दे दे के कि किस तरह से आपको अभी दूर जाना है, इतनी जल्दी हार मान के मत बैठ जाओ। अंग्रेज़ आएंगे, आपको परेशान करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, दबाएंगे, कुचलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, रुकना नहीं है, क्योंकि आपको अपने देश को इस गुलामी से आज़ाद करना है। हम सब स्वतंत्रता के लिए जीते हैं
और स्वतंत्रता से ही जिएंगे। तो इस तरह से ये प्रेरणा दे रही है। तो किसके लिए और क्यों आया है, तो आप ये बता सकते हो। ये आम जनता को बता रही है कि हमें दूर जाना है, हमारा लक्ष्य अभी ख़त्म नहीं हो गया है। और क्यों आया है ये कि दूर जाना है, क्योंकि लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। आप एक बार कविताएं जब पढ़ लोगे तो उसके एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। और मैंने पहले बताया भी था डिस्कशन में कि अगर आप एग्जाम्पल्स देते हो तो आपके आंसर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। तो एक बार पोएम को पढ़ के इसके आंसर को मार्क कर लीजिएगा। और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने समझा ही दिया है कि क्यों इसकी बात की गई है। तो ये बात हो गई इसकी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पर आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है सिर्फ, और 30 से 40 शब्दों में देना है। 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। सब आँखों के आंसू उजले विशेषण का प्रयोग महादेवी वर्मा ने किस प्रकार किया है। और महादेवी वर्मा जो है वो भी छायावादी रचनाकार है। और वो अपनी रचनाओं में क्या करती हैं, हमेशा उनके वर्ड थोड़े हार्ड होते हैं बट हमें करना पड़ेगा फिर भी। तो सब आँखों के आंसू उजले, इसमें उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने आंसुओं के महत्व को अपने नज़रिए से किस तरह से देखा है वो बताया है। आप उस हिसाब से कर सकते हो। और इसके ऑप्शन में दिया हुआ है कुबेर और कालिदास के मेघदूत का आपस में क्या संबंध है। ये इजी क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हो। कालिदास को सभी जानते हैं ऑलमोस्ट। और बादल को घिरते देखा बहुत अच्छी कविता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत इजी है। और लास्ट पैराग्राफ में ये चीज़ हुई थी कि जो रचनाकार हैं वो बताते हैं कि किस तरह से जो पहले के कालिदास की रचना थी वो आज लागू नहीं होती है, ये किस तरह से नहीं होती। इसमें कुबेर और कालिदास के मेघदूत का आपस में क्या संबंध है। जो कुबेर हैं पता है सबको धन के देवता माने जाते हैं। और कालिदास ने क्या किया था, मेघदूत यानी बादल से बात की थी अपनी प्रेमिका से पहुंचाने के लिए। ये इसका पीछे बैकग्राउंड की कहानी है, आप इसको देख सकते हो। अगर जानना हो तो मैं भी बता दूंगी, बट अभी हमें तो पूरा पेपर डिस्कस करना है तो अभी नहीं कर सकते हैं। लंबी कहानी है इसमें कि किस तरह से जो कालिदास है उनको श्राप मिल गया था, फिर उन्हें अपनी वाइफ से दूर जाना पड़ा था जबकि वो उनसे बहुत प्रेम करते थे। इसीलिए वो क्या करते थे, अपने संदेश को बादलों के माध्यम से भेजते थे और उनका हालचाल पूछा करते थे। तो ये सारी उनकी रचना के अंदर है, कल्पनाएं हैं, कल्पनाओं की तरह देखना चाहिए। और सब आँखें आंसू उजली, ये क्वेश्चन भी अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, महादेवी वर्मा की रचना में से है ये। तो आपको ये पहले समझना पड़ेगा पैराग्राफ का मतलब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के इसमें उत्तर देने हैं। तो पहला, ज्योतिबा फूले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो ज्योतिबा फूले की जो रचना की गई थी उनका बायोग्राफी दी गई है इसमें। तो इसमें बोला गया था पहली ही लाइन में कि उनका नाम नहीं लिखा गया था। क्यों नहीं लिखा गया था, क्योंकि ये उन पूंजीवादी या जो अपर कास्ट के लोग होते हैं उनमें से नहीं थे जो ये रचना कर रहे थे, इसीलिए इनका नाम नहीं लिखा गया था। ये बात इसमें खुद मेंशन की गई है, आपको इसको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा बुक में से। क्योंकि जो रचना करने वाले थे वो अमीर लोग थे, अपर कास्ट के लोग थे, ये बात की गई है, पूंजीपति लोग थे, तो इसीलिए। और ज्योतिबा फूले उतने नहीं थे, इसीलिए उनका नाम शुमार नहीं किया गया। चलिए लोग महारा घर ना बनने देंगे, सुकिया के इस कथन के आधार पर खाना बदोश कहानी को पूरी संवेदना स्पष्ट कीजिए। तो जो खाना बदोश कहानी है ट्रैवलॉग की तरह से है, इसमें किस तरह से जो लेखक है उन्होंने बताया था कि ट्रैवल करते करते उन्होंने एक ऐसे ही जगह को देखा था। जो ऐसे लेबर लोग होते हैं, आपने भी देखा होगा, वो वहीं रहते हैं, अपनी छोटी सी कुटिया बना लेते हैं, लेकिन लोग उन्हें वहाँ पे भी रहने नहीं देते हैं। क्यों नहीं रहने देते हैं, उनका जो रीजंस होता है वो चीज़ें बताइए। इसमें पूरी संवेदना यही है कि उनका जीवन बहुत ज़्यादा संघर्ष वाला होता है, वो एक जगह टिक के क्यों नहीं रह पाते हैं। इसका 2-3 कारण होते हैं। एक तो उनके अपने निजी कारण होते हैं कि अगर वो एक जगह रह जाते हैं तो फिर उनको एक फिक्स जॉब भी चाहिए, क्योंकि हम भी अगर किसी गांव से शहर की ओर आते हैं तो हम किस तलाश में आते हैं कि एक जॉब हो, एक पक्का घर हो, जहाँ पे हमारा पूरा जीवन व्यवस्थित होकर रहे, तभी हमें भटकना ना पड़ेगा। लेकिन जो लेबर लोग होते हैं उनको कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ काम करने जाना पड़ता है, तो इसी तरह से उनका जगह भी बदलनी पड़ती है साथ साथ में।
और एक जगह रहने के जो बहुत खर्चे होते हैं वो ये सारे लोग नहीं वहन कर सकते, इसीलिए इनको उनका जीवन बहुत ज़्यादा मुश्किलों से भरा होता है। तो ये चीज़ें इसमें बताने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको वैसे इसमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करना है, आपको जो इजी लगे आप वो क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था जब मैं गूंगे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रही थी कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि गूंगेपन जो बताया गया है कि उसमें गूंगा शब्द नहीं यूज़ किया गया, टाइटल में गूंगे किया है। क्यों किया है? क्योंकि गूंगे ये पूरे समाज को कहा जा रहा है, सिर्फ उस बच्चे को नहीं कहा जा रहा है जो कहानी में एक कैरेक्टर दिखाया गया, बल्कि गूंगा ये पूरा समाज है जो कभी भी बुराइयों के खिलाफ या किसी के प्रति हिंसा हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। ये सारे समाज गूंगा है। तो इस तरह से सामाजिक परिवेश को दिखाया। आप इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हो और इस तरह से आपका आंसर ये भी अच्छा हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि ये मैंने पहले ही कर चुका है। नेक्स्ट है हमारा, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए 30 से 40। अच्छा, तो जो पहले वाले क्वेश्चन थे उसमें पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन, फिर उस पोएम में लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसी तरह स्टोरीज में भी है कि आपका जो गद्य खंड है उसमें से पहले शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं फिर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें एक प्रश्न करना है, असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह क्यों बेफर पड़ा, जसदेव को मारने का क्या कारण था। तो ये आपने कहानी में पढ़ा ही होगा कि किस तरह से क्या हुआ था ठेकेदार में, मतलब इसमें ये उसी में से ही है, खाना बदोश कहानी में से, कि किस तरह से उनका जीवन चल रहा है। जो एक ऑफिस होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कारखाना, उसमें कैसे कैसे लोग होते हैं और किस तरह से वो लोग काम करते हैं, उनकी क्या क्या मजबूरी होती है, तो इन सब के बारे में बताया गया है। तो आप इसमें कर सकते हो अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, कहानी का शीर्षक गूंगे है जबकि कहानी में एक गूंगा पात्र है। सेम क्वेश्चन मैंने कहा था, ये क्वेश्चन रिपीट होगा, इसका बस वर्ड अलग अलग है लेकिन क्वेश्चन का मतलब एक ही यहाँ पे बार बार आ रहा है। तो आपको यही चीज़ें लिखनी पड़ेगी, उसमें और कुछ तो कर नहीं सकते हैं। गूंगे क्यों दिया गया शीर्षक, गूंगा पात्र है जबकि, मैंने अभी बता दिया था वही प्रवृत्ति के बारे में। एक बार हम ऊपर वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो सेम है। मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। यानी कि मनुष्य में करुणा तो है लेकिन वो गूंगेपन की वजह से, मतलब वो निकाल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो भावना दिख जाती है। मतलब वो जो लोग बोलते नहीं अपने इमोशंस को, वो एक तरह से क्या है, गूंगेपन ही दिख रहा है उनको कि वो समझा नहीं पा रहे हैं अपने इमोशंस, इसीलिए वो सिर्फ अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं जैसे कि गूंगे लोग करते हैं। तो इस तरह से सामाजिक परिवेश में वर्तमान में बताना, एग्जाम्पल देना इसमें बस कि सामाजिक परिवेश में किस तरह से ये चीज़ें आज भी दिख रही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस ओवर हो गए यहाँ। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 15 से 20 शब्दों में दीजिए। मतलब ये 1 मार्क के क्वेश्चन हैं आपकी। जो नेक्स्ट आपकी बुक लगी है अंतराल में से दिए गए हैं स्टोरी बुक। मकबूल का अपने परिवार से किससे सबसे ज़्यादा लगाव था। मकबूल कहानी, मतलब मकबूल जो पात्र होगा आपको पता ही होगा कि उसमें क्या था, क्यों था, कैसे था, अगर आपने पढ़ा होगा तो। नेक्स्ट है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा कहानी इसमें बताई गई है, उसमें आपको देखना है, मैंने कहा था इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो इसमें करना है। मकबूल के बचपन में किसी एक शरारतपूर्ण घटना, ये जो है ना ये की जीवनी है, जो पहली वाले क्वेश्चन आप देख रहे हो ये एक जीवनी है, तो किसी की जीवनी बायोग्राफी बताते हैं हम। तो उसमें बचपन से लेके उसके अंत तक की जो कहानी होती है ना वो पूरा मेंशन किया जाता है, इसीलिए इसमें बताया गया कौन कौन सी शरारतें करता था वो। सांप के साथ, मतलब जितने भी जानवर होते हैं उनके साथ खेलता था, जो चीज़ें उन्होंने मना की जाती थी वही सारे काम किया करता था, प्रकृति सौंदर्य से पसंद था, बहुत सारी शरारतें करता था, बहुत सारी स्ट्रिक्टनेस होने के बावजूद भी। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको देने पड़ेंगे डायरेक्टली, क्योंकि ये सारे आपके स्टोरी में से ही हैं, तो स्टोरी बहुत लंबी होती है ये वाली, तो आपको एग्जांपल्स समझना पड़ेगा ताकि आप दे सको, ऐसे तो रटने वाले क्वेश्चंस है नहीं ये। नेक्स्ट है आवारा मसीहा पाठ के आधार पर बताइए कि उस समय के दौरान, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि इसमें वर्तमान से कंपेयर करने के लिए बोलते हैं,
तो इसमें आ भी गया कि वर्तमान समय के पढ़ने लिखने के तौर तरीके में क्या अंतर आया है। पहले का पढ़ने लिखने का तरीका कैसा था और आज के पढ़ने लिखने का तरीका कैसा बदल गया है। पहले जैसे जो टीचर्स होते थे वो क्या करते थे, हम लोग पहले गुरुकुल में पढ़ा करते थे, लेकिन अब स्कूल्स बन गए हैं। पहले जो गुरु होते थे वही उनकी आज्ञा का पालन करना बहुत ज़रूरी होता था। अगर ना करके आओ तो वो छड़ी रखते थे, लंबी सी मारा करते थे। कहानी में मेंशन है ये सब चीज़ें, तो आप उसे लिख सकते हो। लेकिन आजकल क्या होता है कि अगर टीचर किसी को मार दे तो वॉयलेंस होता है और उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। फिर पहले के होमवर्क करने का तरीका या उनके साहित्य में जो जो चीज़ें होती थी वो थोड़ी माइथोलॉजिकली होती थी, धार्मिक चीज़ें पढ़ाई जाती थी। जैसे मदरसे के अलग हो गया, हिंदू धर्म का अलग, गीता वगैरह की चीज़ें दी जाती थी। लेकिन आज की जो होती है एक यूनिफॉर्म होता है सब चीज़ों में, मतलब एक चीज़ पढ़ाई जा रही है आपको और वो सबको पढ़ना कंपल्सरी होता है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें बदल गई है, तो आप इसमें अंतर लिख सकते हो। कला के प्रति लोगों का नज़रिया पहले कैसा था, अब ये जो रचना है ये, हाँ, तो ये हमारे उसमें से दी गई है। जो हुसैन की कहानी की रचना में से ये क्वेश्चन दिया गया है कि कला के प्रति लोगों का नज़रिया पहले कैसा था अब कैसा है। पहले लोग सोचते थे ये जो कला जो होती है ये इतनी ज़्यादा, इसको सम्मानजनक नहीं माना जाता था। फिर आपने खुद भी सुना हो, इवन आज भी कुछ लोगों की ऐसी मेंटालिटी है, वो सोचते हैं कि नाचना गाना या ड्राइंग करना या कुछ भी गेम्स वगैरह स्पोर्ट्स में जाना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, बल्कि इसके कंपैरिजन आप डॉक्टर बन जाएं या फिर कोई पुलिस ऑफिसर बन जाए, आईपीएस बन जाए, आईएएस बन जाए, ये सब चीज़ों को बहुत सम्मानजनक कार्य माने जाते हैं। जबकि अगर आप कोई क्रिएटिविटी फील्ड में जा रहे हैं, कोई कलाकार बनने का सोच रहे हैं, एक्टिंग की फील्ड में जा रहे हैं, तो ये सब बुरा माना जाता था पहले भी और अब भी कुछ लोग मानते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा नज़रिया बदल रहा है। पहले उस चीज़ में लोग सोचते थे कि कोई फील्ड का कोई वाक नहीं है, राजा महाराजा के ज़माना में तो ये सब सिर्फ मनोरंजन के साधन हुआ करते थे, इसीलिए इसमें लोग को जीवन नहीं दिखता था। लेकिन आज लोग इसमें अपना करियर बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्कोप खुल गया इसके लिए। आप देख सकते हो इतने सारे रियलिटी शोज़ आते हैं, टीवी चैनल्स में आते हैं कि आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, अपनी अकेडमी खोल सकते हो। तो बहुत तरीके से नज़रिया बदल गया और लोग इस फील्ड में बहुत ज़्यादा, आप आज के एग्जांपल्स भी दे सकते हो, चाहे फिर स्पोर्ट्स में दो या फिर डांस में दो, सिंगिंग में दो, ड्राइंग में दो। तो इस तरह के एग्जांपल आज जो जो दिखते हैं वो आप इसमें दिखा सकते हो। तो हमने एक सैम्पल पेपर डिस्कस कर लिया है, अब हम सेकंड सैम्पल पेपर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।